के हिसाब से, मुंतखब के हिसाब से, वो भी वक्फ के डेफिनेशन में आता। तीसरा ये दिया आज जो प्रेजेंट डेफिनेशन है, सेकंड ये दिया वक्फ अल औलाद का, और थर्ड वन ये वक्फ बाय यूजर। जो सबसे ज्यादा अभी जो इसको बोलना चाहिए चर्चा में है जो बात, वो है वक्फ बाय यूजर। जो वक्फ बाय यूजर के मैं बताऊंगा कि ये आज के जो प्रेजेंट जो अमेंडमेंट में है वो डिलीट कर दिया हुआ, तो इसलिए मैं आज जो वक्फ की डेफिनेशन है उसमें ये सब चीजें आज वक्फ के डेफिनेशन में ये सब चीजें आज है प्रेजेंट। और अब जो नया अमेंडमेंट आया आप देखिए डेफिनेशन में, RI में जो वक्फ बाय यूजर है उसको डिलीट कर दिया, और वक्फ अल औलाद में एक 4th नंबर का कॉलम है सेक्शन 3R में वक्फ अल औलाद। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि वक्फ अल औलाद क्या होता है, और थोड़ा सा आपको बता दूं उस वक्त। तो दो वक्फ है, एक प्राइवेट वक्फ है और एक पब्लिक वक्फ है। अब पब्लिक वक्फ जितने भी है वो खानकाएं, मस्जिद, दरगाहें जितने भी है जो पब्लिक पर्पस के लिए पूरे, वो होते हैं पब्लिक वक्फ। और जो प्राइवेट वक्फ है वो है वक्फ अल औलाद। अब वक्फ अल औलाद में उन्होंने कुछ चीजें ऐड किए। अब ऐड क्या किए उन्होंने वेलफेयर मेंटेनेंस ऑफ विडो, डाइवोर्स वुमन, ऑर्फन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर। अब इसमें सिर्फ उन्होंने जो ऐड किया वक्फ अल औलाद में, और जो मेन डेफिनेशन है जिसमें इंटायर जो वक्फ जो पूरा बेस है वक्फ बाय यूजर। अब आप देखेंगे कि जितने भी वक्फ है अभी आज प्रेजेंट में मोर देन 90% वो वक्फ बाय यूजर, वो बेस होंगे वो। अब वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन में आपको थोड़ा बता दूं वक्फ बाय यूजर क्या होता है। कि वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी यूज में है बहुत जमाने से, बहुत सालों से, उसको सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल किया हुआ, और वो ऐसा नहीं कि बस जस्ट अभी 10 साल, 5 साल, 20 साल पैसे, ऐसा नहीं है। वो मोर देन 50 और 100 ईयर। हमारा जहन भी काम नहीं कर सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ कि वो जहन हमारा काम नहीं करता है, उसे कितने सालों से वो प्रॉपर्टी यूज में, ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर। अब उसमें तो बहुत सारे ऐसी जो पूरे मसाजिद और सब चीजें जितनी भी है मैक्सिमम वो वक्फ बाय यूजर में है। डीड तो बहुत ही कम, मोर 10% है, 15% डीड मिलेगी आपको बहुत से बहुत। क्योंकि अभी आज जो रिसेंट में जो किए हुए हैं आफ्टर दी 1995 के बाद के, उसमें आपको वक्फ डीड मिलेगी, मगर नए पुराने जितने भी है वो वक्फ बाय यूजर में ही आते। अब सबसे बड़ा ये आ गया ओमिट किए। अब कभी भी कोई एक्ट अमेंड करने से पहले आपको, अब ये वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ द मुस्लिम लॉ है कि वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर को डिलीट करने के से अब जब कोई कानून बनता है, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन ये कहता है कि आपने कोई भी सेक्शन डिलीट किया हुआ है, उसके जगह आपको उससे बेहतर सेक्शन लाना पड़ेगा। अब इसमें आप देखिए यहां डिलीट किए, और इसके अलावा इसमें उन्होंने दूसरा कोई सेक्शन नहीं लाया। क्यों डिलीट किया उसका भी कोई रीजन ही नहीं है। जब कोई भी प्रोविजन ऐसी है कि जो आपको इन्हें ये करना पड़ता है, इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, एक्ट कभी भी अमेंड हो सकता है कि कोई इंप्रूवमेंट चाहिए। अब यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, या वक्फ बाय यूजर क्यों डिलीट किया, क्या क्या, इसको इंप्रूवमेंट नहीं बोल सकते। इसको सिर्फ इतना ही कहा सकता है क्या रीजन था, वो भी उन्होंने बिल में नहीं बताया कि क्यों डिलीट किया। जब वो पूरी जो वक्फ जो कंप्लीट बेस है वो वक्फ बाय यूजर पे जब बेस है, तो उसको आपने डिलीट करने का क्या रीजन था, उसका तो कोई रीजन नहीं है। अब इससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। अब जब वो पूछा जाएगा कि आपने कोई नोटिस आएगी कि फिर पूछा जाएगा आपसे कि भाई आपकी जो मस्जिद है, जो भी इदारे है, इसके क्या क्या रिकॉर्ड आपके,
तो वक्त डीड तो है ही नहीं कोई इसमें। अब तो कंपलसरी कर दिया नए इनएक्टमेंट में, नए प्रपोजल अमेंडमेंट में, बिल में कि आपको वक्त डीड देना जरूरी है। बगैर वक्त डीड का आप कोई भी वक्त नहीं कर सकते। अब जब ये इतना बड़ा उन्होंने ओमिट किया तो उसको दूसरा उन्होंने सेक्शन देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं दिया। तो इससे इसको ये इसकी वजह से काफी इदारों को नुकसान होगा, प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। वो प्रॉपर्टी जब डॉक्यूमेंट नहीं है, जब रिकॉर्ड नहीं है अपने पास अवेलेबल अभी फिलहाल, ये डीड ही नहीं है, उसमें वक्त डीड नहीं है। और दूसरी चीज ये क्या कंपलसरी कर दिया इसमें कि वक्त डीड कंपलसरी है। अब वक्त डीड के ताल्लुक से पहले तो वक्त डीड के ताल्लुक से मैं बता दूं आपको कि ये अगर नए इसमें आपको कभी भी कोई भी चीज है तो पहले सिर्फ वक्त डीड जरूरी है। अब वक्त डीड अगर बनाना है, करना है, तो वक्त डीड के ताल्लुक से ऐसा कानून है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है एज पर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि अपोजिट पार्टी हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर सेल डीड में अपोजिट पार्टी कोई पर्सन रहता है। इसमें वक्त डीड में अपोजिट है वो कोई भी नहीं रहता है, उसमें अल्लाह ताला रहते हैं, पर्सन नहीं रहता। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के हिसाब से और रजिस्ट्रेशन के एक्ट के हिसाब से वक्त डीड करना कंपलसरी है। अब नया जो प्रोविजन उन्होंने लाया कि आपको अब यहां से वक्त डीड करना जरूरी है। और थोड़ी देर के लिए मैं आपसे मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा इसमें कि अगर कोई ट्रस्ट या कोई वक्त कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, अब प्रॉपर्टी परचेज किया उसने, तो पॉसिबल ही नहीं है वो वक्त डीड करे। वो तो आपको उसकी सेल डीड करना पड़ेगी। अब कल फिर रजिस्ट्रेशन को जाए वहां पर और उनको वहां जाके बताया कि ये तो सेल डीड है, वो तो रजिस्ट्रेशन करेगी नहीं। यानी ये कितना बड़ा लैक्यूना है उसमें। वो तो मांगेंगे कि आपको के वक्त डीड चाहिए, जब इसमें वक्त डीड ही नहीं हो सकती, आप सेल कर रहे हैं, आप किसे परचेज कर रहे हैं, तो जब आप वक्त डीड ही नहीं हो सकती तो उस सूरत में फिर उसके बाद में मेरा ये कहना है कि अब वक्फ बोर्ड की जो पोजीशन होगी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, जो पोजीशन जो हो गई है वो तो एक पोस्ट ऑफिस की जैसी हो गई है। बस वो भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगी और वो एप्लीकेशन फिर जाएगी कलेक्टर के पास और कलेक्टर ही सब डिसाइड करेगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर। तो ऐसी सूरत में ये जो नया प्रोविजन इन्होंने ऐड किया हुआ है, जो नए इन्होंने सेक्शन ऐड किए हुए हैं इसमें, ये इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा है। इससे फायदा कम होने के चांस ये है बिल्कुल, और इसी वजह से काफी तकलीफ में सबको तकलीफ होने वाली, लिटिगेशन होगा ज्यादा, काफी लिटिगेशन बढ़ेगा, काफी लोगों की केसेस बढ़ेंगे, वक्फ बोर्ड पे बर्डन आएगा, लिटिगेंट जो है इदारों पे बर्डन आएगा केसेस करते करते। तो ये चीजें जो है ये फायदा कम नुकसान ज्यादा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सब चीजें जो इन्होंने अमेंडमेंट में जो चीजें ली हुई हैं उनका मकसद क्या है, क्या उन्होंने किस किस पर्पस के लिए क्या क्यों किए हुए। सबसे पहले कहा गया कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए और जो गुरबा है उनके फायदों के लिए, उनके फायदों के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी है, पहला कहा। दूसरा कहा कि मिसमैनेजमेंट है पूरा। तीसरा कहा कि जो डिसीजन जो जुडिशियल जो फंक्शनिंग कर रहे कोर्ट है वो जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे, इसीलिए ये अमेंडमेंट जरूरी। ये तीन चीजें बताइए। अब आप देखिए ये तीनों चीजें
क्या ये अमेंडमेंट मुसलमानों की बेहतरी के लिए है? तो आपको उसका आंसर बिल्कुल देख लीजिए कि इसका आंसर कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा ये मुसलमानों के बेहतरी के लिए ना है। मिसमैनेजमेंट के ताल्लुक से कोई प्रोविजन है इसमें। अब मिसमैनेजमेंट के ताल्लुक से भी आप देखेंगे तो जो प्रोविजन अच्छी थी, जो प्रोविजन अच्छी थी वो प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया और इस तरह से वक्फ बोर्ड की जो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को जो पावर देने चाहिए वो पावर ले लिए। अब जो और एक्ट में ये कहा गया कि ये जो एक्ट है उसका नाम उन्होंने जो बताया यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। अब वक्फ यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने पहले 2 वक्फ शिया और सुन्नी थे, अब उन्होंने 4 कर दिए। 4 ये किए कि आगा खानी कर दिए और बोहरा कर दिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये वक्फ यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट। अब एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, इसीलिए ये सब चीजें की। पर ये जो भी चीजें की उन्होंने वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो मैंने वक्फ और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो जो चीजें बताई है, ये जो अमेंडमेंट जो चीजें आई है वो ये जो वक्फ के इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी चीज, मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं, गवर्नमेंट के ताल्लुक, कलेक्टर के ताल्लुक। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड और ये सब चीजें जो है, तो उसके ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड को ग्रांट नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है वक्फ बोर्ड। वो जो भी उनके पास पैसा रहता है वो जो हमसे जो जा रहा है वक्फ फंड में उसी पे उनका वक्फ बोर्ड चलता है, वो जो तनख्वाहें चलती है वो उसी पे। अब क्यों दिया नहीं जा रहा है कि ये कहना है कि इट इज वक्फ बोर्ड इज अ मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मुझे कहा गया कि टाइम शॉर्ट है इसका, तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए हाफिज साहब, इधर है एक जगह है, थोड़ा लेके सर जाइए आप अंदर जाने तक। गवर्नमेंट की बात की गई है कि ये शुक्रिया भैया। और एक जगह कितने 2 है भैया? जो प्रोविजन जो की हुई है 3C या 3D उसके ताल्लुक से मैं आपको शॉर्ट बता दूं उसमें कि 3C में आप गवर्नमेंट ये कर सकती है, आपको हर एप्लीकेशन कोई भी एक इंक्वायरी करके आपको पूछेगी कि आपका जो इदारा है उसका पूरा डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करिए, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। सिर्फ उनको एनी क्वेश्चन आए, सिर्फ उनको सवाल किसी ने कर दिया, किसी ने डिनाई कर दिया, तो उस सूरत में वो जो प्रॉपर्टी है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि प्रपोज हमारा ऐसा कहना है कि जो रजिस्टर में है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो आपको कॉल कर सकती है और कॉल करके आपको पूछ सकती है। अब इसमें ऑलरेडी जब गवर्नमेंट गैजेट में तो उन्होंने पूछने की जरूरत नहीं है, और इसके पहले ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कोर्ट ने, तो उनको पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन 3C और 3B जो भी रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से है, वो जो पर्पज है जिसलिए कि बनाया गया वक्त उसके अगेंस्ट में। बाकी जी थर्ड इस पे आता हूं मैं डायरेक्ट कि वक्त ट्राइब्यूनल के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर जो पहले प्रोविजन थी वो ये प्रोविजन थी कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता था वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता, चेयरमैन होता था, और दूसरा जो होता मेंबर होते थे वो मेंबर एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होता था, और थर्ड वन होता था वो था जॉइंट, थर्ड वन जो होता था तो वो इस्लामिक स्कॉलर हुआ। अब नए अमेंडमेंट में उसमें तरमीम की गई, अमेंडमेंट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो रैंक जो दिए हुए है वो अब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी आ सकता है वहां पर, उसकी एज 65 हुई तो वो भी ट्राइब्यूनल में आ सकता है। आज वैसा नहीं है, आज जो डिस्ट्रिक्ट जज आता है तो मैं इसी तरह से मैं मेरा कंक्लूड करता हूं। मैं ट्राइब्यूनल पे इतना ही बोलना चाहूंगा
कि अपील जो दी हुई है, अपील की वजह से काफी नुकसान हो सकता है लोगों को। अपील हुई हाईकोर्ट में, अगर पिटीशन फाइल हुई तो वहां पर काफी वक्त 20 साल 25 साल लग सकते हैं। आज ऐसा नहीं है, रिवीजन है, रिवीजन में जब के जब डिसाइड हो सकता है। और ये प्रपोज अमेंडमेंट है, काफी लिटिगेशन में तकलीफ होगी, लोगों को नुकसान होगा, 20-20 25 साल तक रुकना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो जो अमेंडमेंट के फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 25, आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो अगेंस्ट है, क्योंकि सेक्शन 25 बोलता है कि हम वक्त डीड बना सकते हैं, वक्त क्रिएट कर सकते हैं, और सेक्शन आर्टिकल 26 कहता है कि हम अपनी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए हम वो मैनेज कर सकते हैं। रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी है वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है 25-26 भी है, और लिहाजा मेरा कहना था मैंने आपके सामने बोल दिया हूँ। और मेरा ये कहना है कि मुझे बुलाया गया, मुझे बात करने का मौका दिया है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसके